बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूँ कहा जाए अगर कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है तो ये बात गलत नहीं होगी। वाकई दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन एक अगर ये कहा जाए कि अगर दुनिया की इतनी तरक्की याफ्ता बातों में हम यहाँ देखें कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता तो ये बात भी गलत नहीं होगी। बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्या इस बात पे इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं कि मेरा बाप भी इंसान, मेरी माँ भी इंसान, मेरी बहन भी इंसान तो मेरी बेटी भी इंसान। और जब इंसान नहीं समझते ना तो क्या होता है वो देखिए कुछ यूँ। मोटरवे ज्यादती केस मरकजी मुलजम आबिद अली को पुलिस पकड़ने में ताहाल नाकाम। फिरोजवाला में खुदा की बस्ती में 5 मुलजमान ने खातून को शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मरवा के वालिद को अभी यकीन दिलाया है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कि जो कुछ बन पड़ेगा वो हम करेंगे इस दरिंदे को पकड़ने के लिए। बात अगर इंसान समझने की आती है तो वो तो बहुत दूर की बात है। बेटी और माँ और औरत तो समझते ही नहीं। अगर मैं ये पूछूं हम सबसे एक सवाल के तौर पे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या इंसान नहीं हूँ, क्या मैं सांस नहीं लेती, क्या मुझे हक नहीं है जीने का, क्या मैं बाहर निकलूँगी तो लोग जो हैं कहेंगे यूँ क्यों निकली। और अगर कोई यूँ कहने वाला जवाब भी नहीं देने वाली उम्र होगी तो उसका जवाब दे फिर कौन है। यूँ कहा जाए अगर कि ज़रूरत इस बात की है कि हम औरत, बेटी, माँ, बच्ची, पहले मुझे इंसान तो तस्लीम कर लो। मुझे ये तो समझो कि मैं एक इंसान हूँ, मैं सांस लेती हूँ। मुझे इन सारे खानों में बाद में डालना कि मैं क्या हूँ, लेकिन पहले मुझे इंसान समझो क्योंकि मैं सांस लेती हूँ। माया कहानी की स्पेशल ट्रांसमिशन ललकार आपके सामने बराह रास्त न्यूज़ 1 TV 1 वसेप पर। आज की ये कोशिश, ये एक आवाज़ है, ये एक पुकार है, ये एक चीख है, ये एक कोशिश है, ये एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करेगा अगर आप, मैं, हम सब एक दूसरे को इंसान समझ लें तो। आज की ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त एक साथ 3 प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस ट्रांसमिशन में आपकी बहुत सारे शुरका से मुलाकात होगी जो किसी और नज़रिए से नहीं, एक इंसान होने की हैसियत से हमारी ट्रांसमिशन में आज आएंगे। क्यों ना अपनी आवाज़ अब निकाली जाए, क्यों ना अपनी चीख अब सुनाई दे, क्यों ना अपनी ललकार का वक्त खुद लाया जाए। आइए मिलकर इस ट्रांसमिशन को पूरे भरपूर तरीके से जिम्मेदारी को निभाते हैं कि अब हमारा ख्याल है कि हमारी अब आवाज़ सुन लेनी चाहिए। तमाम जितने भी लोग आएंगे आप देखेंगे इस ट्रांसमिशन में जो लोग आ रहे हैं वो क्या आवाज़ लेकर आएंगे। वो बच्ची की आवाज़ क्या है, वो बेटी की आवाज़ क्या है, वो बहन की आवाज़ क्या है। ललकार, एक कोशिश, एक काविश, एक कदम। जब इस बात को सोचा जाए कि आप और मैं रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया जाता है, क्या कानून इम्प्लीमेंट होता है। हम एक औरत को कहते हैं तुम्हारी इज्जत लूट गई। औरत की इज्जत नहीं लुटी, जिसने जुल्म किया, ज़्यादती की, इज्जत उसकी गई, बेइज्जती उसकी हुई, बदनामी उसकी हुई, नाम खराब उसका हुआ। लेकिन वो ये करने वाला भूल गया कि वो भी तो एक औरत से पैदा हुआ है। वो औरत भी तो किसी की बेटी थी, वो औरत भी तो किसी की माँ थी, वो औरत भी तो किसी की बहन थी। लेकिन जालिम को गुनाह करते वक्त, जुल्म करते वक्त, कत्ल करते वक्त ये ख्याल नहीं रहता। इस वक्त ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा बराह रास्त। आप देख रहे हैं माया कहानी, एक खुसूसी नशरियात ललकार। आज आवाज़ दूर तक सुनाई देगी। इस वक्त के बाद हाजिर होते हैं हमारे शुरका के साथ। स्टे विद अस।
ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. براہ راست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں نیوز 1 ٹی وی 1 اور وسیب پر مایا کہانی اسپیشل ٹرانسمیشن للکار کے نام سے. آج اس ٹرانسمیشن کا مقصد اور تمام شرکاء کا صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی آواز پہنچائی جائے. وہ آواز کیا ہے, وہ شکایت کیا ہے, وہ نظریہ کیا ہے. اگر یوں کہیے کہ وقفے سے پہلے جس مہمان سے میں بھی بات کر رہی تھی, ان سے میں نے بہت پرانا ملنا ملانا اور بہت ہی خوبصورت رشتہ. اچانک سے ہماری باتوں میں ایک بات آئی کہ یار ہم نے ہر دور میں آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے, لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, پاکستان آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں, آپ موویز میں دیکھتے ہیں, ثروت گیلانی. السلام علیکم ثروت. وعلیکم السلام مایا. بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اس وقت سرگرمیاں جو چل رہی ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے میرا خیال ہے ون آف دا ویری فیو پیپل جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے ہاں کہا تھا. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. ایبسولوٹ پلیزر. اینڈ آئی تھنک ایسی چیزوں پہ جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. کریکٹ, اور انشاءاللہ یہی کوشش کریں گے. میں اگر اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کی دوسری پرسنالٹی کی بات کروں تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے چہرے اور بہت بڑے بڑے ٹیلنٹ سامنے لانے والی یہ شخصیت ہیں. فیشن کی دنیا میں تو ان کا نام ہے ہی, لیکن اس وقت جس طرح انسانی اور جتنے بھی سوشل ایشوز پر ان کا جو کردار نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں نہیں, آپ جیسے نام سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اپنی کہانی سے لے کر سب کی کہانی تک ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور آج للکار میں مایا کہانی کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں یہ ہمارے ساتھ ہیں فریہ الطاف. السلام علیکم فریہ. وعلیکم السلام مایا. تھینک یو سو مچ فار بینگ. تھینک یو فار جب میں کہی تھی کہ سب سے پہلے ہاں کرنے والوں میں تو شروعات جو ہے وہ فریہ نے کی, اور پھر ہم ساری بات اس وقت یہی کر رہے تھے کہ دراصل کیا مدعا کیا ہوا ہے, مسئلہ کیا ہوا ہے, اور ایک ہی جواب آیا, وہ آیا مائنڈ سیٹ کا. اب مائنڈ سیٹ کی میں ایک سوال آپ لوگوں کی طرف تھرو کروں گی, پھر آپ لوگ کنٹینیو کیجیے گا. بیٹا تم پلیٹ مت رکھنا, بیٹا تم گلاس کا پانی بہن رکھ دے گی تم وہیں پی کر رکھ دو, بیٹا تم آدمی ہو, تم رونا نہیں. اب اگر بیٹا خاندانی ہوگا تو ماں جیسی تمام عورتوں کی قدر کرنے والا بنے گا, اور اگر بیٹا غیر خاندانی ہوگا یا ماں باپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ جائے گی یا مائنڈ سیٹ اپ برنگنگ میں کچھ کمی رہ جائے گی تو پھر وہ ہر عورت کو گوشت کی چیز یا ایک موقع سمجھ کر ہڑپ لے گا. کیا کہیں گے؟ سو میں ایک سنگل مدر ہوں, اور میں نے اپنے دونوں بچوں کو خود ہی پالا ہے. کریکٹ. اور میں نے کیونکہ یہ خود فیل کیا تھا بڑے ہوتے ہوئے, میں لڑتی تھی بہت زیادہ اپنے ماں باپ سے. امی تو میری بیچاری سویٹ سی ہیں, لیکن ابو بہت سخت مزاج کے تھے. بٹ وہ ایک کلچر ہے ہمارا جو بنا ہوا تھا, اور مجھے غصہ چڑھتا تھا کہ بھائی کو باہر جانے کی کیوں اجازت ہے 12 بجے تک, اور میں کیوں نہیں جا سکتی, میں کیوں نہیں پڑھنے جاؤں. میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی, میں باہر جاؤں گی, میں پڑھوں گی. تو ابو نے کہا کہ تمہیں میرے پاس پیسے نہیں, تمہیں اسکالرشپ لینی پڑے گی. تو میں اسکالرشپ لے کے آئی, کیونکہ مجھے اس چیز سے بہت نفرت ہوتی تھی. یہ جو الگ الگ رولز بنائے ہوئے تھے, گھر کے اندر سے اندر شروع ہوتی ہے. کریکٹ. اور آج کا آپ کے بڑا اخبار ہے, اس کے اندر بہت اچھا آرٹیکل ہے اس کے بارے میں کہ آپ اپنے ہی گھر کے اندر قید ہو کے رہ جاتے ہیں. تو جب آپ ویلیوز سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ چوری نہ کرو, بیٹا آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا, تو آپ کے ویلیوز دونوں کے لیے ایک ہوتے ہیں, یہی ہوتی ہیں, مگر آپ ان کو چینج کر دیتے ہو. آپ بیٹے کو ایک اور درجہ دیتے ہو اور بیٹیوں کو ایک اور درجہ دے دیتے ہو, اور وہ آلریڈی فیل کرتی ہیں یہ چیزیں. تو آپ کو دونوں بچوں کو ریز کرتے ہوئے جب آپ ان کو ایکولی ریز ہی نہیں کر رہے تو وہ تو آلریڈی آپ کا بیٹا فیل کرے گا کہ میرا زیادہ پاور ہے. اور پاور از دا پلے جو کہ وائلنس کے اندر جا کے خواتین پہ, بچوں پہ جا کے بعد میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں یہ نہیں, اور میں ایک اور چیز بھی بولوں, پلیز لیٹس ناٹ بی انفیئر ٹو دا مین. ہم کیا کرتے ہیں, اس کی ذمہ داری ہے کہ کما کے لائے اور سب کو کھلائے. اب اتنا بڑا بوجھ بھی آپ اس پہ ڈال رہے ہو, اور آپ آدھا آپ کی کنٹری ہے جو کہ کام نہیں کرے گی, تو کیا
बिकॉज बाहर के मुल्क में सब मल्टीटास्क करते हैं. हम भी यहाँ बैठे हैं माया, मैंने भी बच्चे रेस कर लिए हैं अपने, मेरे दोनों ग्रेजुएट हो गए कि दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, बल्कि औरतें मल्टीटास्क बहुत अच्छा करती हैं. करेक्ट. तो बाय डिफॉल्ट वो मल्टीटास्कर्स होते हैं. या आपको पता है कि 60% women Yeah. in this country ग्रेजुएट करती हैं, काम नहीं करती ग्रेजुएशन के बाद, और ऐसा ही माँ बाप उनको इसलिए पढ़ाते हैं कि इनके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों. ब्राइट स्टूडेंट्स. कैन यू इमेजिन? Bright students होती हैं. मैरिज के लिए उनको पढ़ाते हैं कि मैरिज प्रोस्पेक्ट अच्छे निकलेंगे, यही नहीं कि वो आगे जाके कुछ बनेंगी, मुल्क के मईशियात में काम होगा, उसमें इजाफा होगा. नो. तो फिर इसका मतलब है कि हम जब उनको बड़ा कर रहे होते हैं, सरवत आप भी माशाल्लाह माँ हैं, फरियानी भी बताया, जब हम उनको बड़ा कर रहे होते हैं तब हम उनको बताते हैं बेटा ये गर्म है, ये हॉट, यू नो इट्स हॉट, यू गोना बर्न योर हैंड्स, नो डोंट टच, या जूते पहनो. उस वक्त हम ये क्यों नहीं बताते, यू नो सिस्टर, मदर, वुमन, क्यों नहीं बता पाते? यू नो आई ऑलवेज एंड अप सेइंग कि हमारे वहाँ बात करने का सलीका नहीं है, लोगों को बात करने का तरीका नहीं है. माँ बाप हिचकिचाते हैं औलाद से को ये बताने से कि अगर तुम्हें कोई टच करेगा तो तुम्हें उसके लिए क्या प्रिपेयर किस तरह मैं करना चाहूँगी, या तुम्हें क्या फील होना चाहिए. माएँ ख़ास तौर पे, आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब हर स्ट्राटा की मैं आपको बात बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नीचे ही नहीं समझ है, ऊपर भी समझ नहीं है. आई रिमेंबर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई चाइल्ड, मैंने उसको 3 साल की उम्र से बैड टच का बताना शुरू किया. राइट. कि हम स्विमिंग भी जाते हैं, हम हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, लोग उठाते भी हैं, बट दे शुड नो कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है. और ये डिस्कशन जब मैं अपनी दोस्त के साथ करी थी तो उसने कहा डोंट यू फील कि उनको डर जाएंगे बच्चे. तो मैंने कहा डोंट यू थिंक कि जब उनके साथ ये होगा और अगर उनको पता होगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या रिएक्ट करना है, सो दे विल बी इजीली एबल टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. अच्छा, अभी आपने एक बात की कि अल्लाह ना करे उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा चैलेंज आए, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए. ये मौके जो चैलेंजिंग सिचुएशन के आते हैं ये कहाँ से आते हैं, जबकि हम अपने अपने ही इलाकों में, अपने अपने ही एरियाज़ में, अपने अपने ही ज़िंदगी के तमाम जो हमारा सर्कल होता है, फिर ये तमाम हमारी चैलेंजेस कहाँ से पैदा होते हैं? कहाँ से? आपके हर जगह है, हर जगह. एनी एरिया. 60-70% जो रेप केसेस होते हैं या मोलेस्टेशन केसेस होते हैं बच्चों के साथ या औरतों के साथ भी रेप होते हैं, वो 60% आपके जानने वाले होते हैं. आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, नेबर्स, बट यहाँ तक के स्टेप फादर्स, देयर ओन रिलेटिव्स. हाँ, आपके चचा. और फिर वो बिकॉज वो बच्चे को जानते हैं और बच्चा उसको ट्रस्ट करता है, तो बच्चे इस चीज़ से वो उनके साथ चले जाते हैं, या वो उनके साथ उनका कंफर्ट लेवल होता है. मौलवी साहब इज़ ऑल्सो ऑन दैट लिस्ट. मैं साहिल के लिए काम करती हूँ जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में काम करते हैं. तो उनके स्टेटिस्टिक्स आपको ये दिखाते हैं कि यही 60-70% लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द. तो इसलिए बच्चा जब आपको आके बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है, आपको उनको बिलीव करना होता है. बहुत सारे माँ बाप बच्चों को नहीं बिलीव, बच्चे ऐसी बात पे झूठ नहीं बोलते. बहुत अहम बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात. ये फरिया ने बहुत अहम बात की है. अगर आपका बच्चा आपको आकर बोलता है, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन आपसे आकर अगर एक बात करने की हिम्मत, क्योंकि देखिए हिम्मत चाहिए ऐसी बात बताने के लिए भी किसी अपने को, वो बहुत करेज लेती है, वो बहुत एफर्ट लेती है वो बात, अगर कोई अपना आके आपसे कोई बात करना चाहे. क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, औरतें हैं, माएँ हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, तो उनको मालूम है कि उस वक्त से गुजर कर आकर कि कितना मुश्किल होता है किसी अपने के पास पहुँचना और फिर किसी को बताना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है. और अगर उसको आगे से जवाब आए खामोश, तो ये खामोशी कब तक? ललकार माया कहानी स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा. पॉइंट को फिर माया कहानी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं. इस ट्रांसमिशन का नाम ललकार है. ललकार एक आवाज़, एक कोशिश, एक आगाज़ है एक ऐसी मुहिम का
जैसे कि अगर अभी वक्फे में हमारी बात हो रही थी, हमारे जो ऑलरेडी हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं उनसे, कि अब ये आवाज़ बैठनी नहीं चाहिए, ये ललकार रुकनी नहीं चाहिए, ये जितनी भी कोशिशें, ये जितने भी एहतजाज हैं, इनको अब रुकना नहीं है जब तक वो रिज़ल्ट ना निकले। जिस हवा में हमारी बेटी सांस ले, बहन सांस ले, औरत सांस ले, माँ सांस ले, अपने आप को महफूज समझे, जब तक वो हवा नहीं होगी, जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक ये आवाज़ें नहीं बैठेंगी, ये ललकार सुनाई देगी और ये ललकार की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। हमारे साथ ऑलरेडी जो मेहमान यहाँ पर मौजूद थे, वक्फे पे जाने से पहले की बात डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन बताऊँगी कुछ और जो हमारे साथ मेहमान यहाँ मौजूद हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो इंसानी खिदमत वो कर रहे हैं, एक अरसे से दुनिया उनको जानती है और गाहे बगाहे आप देखते रहते हैं किसी न किसी केस और किसी न किसी के इंसाफ दिलाने के हवाले से आप उनका नाम सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। इस कोशिश में, इस काविश में आप हमारे साथ हैं। हमें आपका साथ बहुत ज़्यादा इस बार चाहिए बिकॉज़ वक्फे पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि अब हमने रुकना नहीं है, अब आवाज़ को लेकर जाना है और ये काफ़िला बूंद बूंद करके बड़ा होना ही है और होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ जो हमारी दूसरी मेहमान है इस वक्त मौजूद, उनका नाम है आशा बेदार, जो कि इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है इस वक्त ऐसे लोगों की, देखिए आप देख रहे हैं हर तरह के लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। कहीं एक शोबिज़ मीडिया की एक्टर भी हैं और एक माँ भी हैं, एक बहुत बड़ा नाम भी हैं, तो कहीं फ़रिया अल्ताफ़ जैसा नाम भी हैं जिन्होंने बहुत सारे टैलेंट को लेकर आई, लेकिन सब आप देख रहे हैं औरत है, बेटी हैं, भाई हैं, माँ हैं। अब ट्रांसलेशन को आगे लेके जाएंगे। वक्त पे जाने से पहले जो हमारी बात हो रही थी, मैं आप लोगों की शमूलियत के साथ साथ बताऊंगी। जाने से पहले बात हो रही थी फ़रिया से कि हम क्यों, अगर कोई बच्चा, बच्ची, औरत आकर ये बात करती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार ने, फ़लाँ फ़लाँ किसी अपने ने मेरे साथ गलत किया, तो क्यों उसको खामोश करा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाके बोलना नहीं किसी से। देखें, ये माशरे का अलमिया है। मेरा ख्याल है ये जो हमारी लर्निंग्स हैं वो उस तरह से नहीं है, जो हम एक डिसकनेक्ट है। ठीक है, व्हाट आई सी, ठीक है, होल लाइफ वर्किंग फॉर द कॉज, राइट, सारी ज़िंदगी हो गई हमारी, हम पता नहीं कितने मैंने रेप केसेस, कितने बच्चों के, बड़ों के जो केसेस किए। पहले तो लोग सामने ही नहीं आते थे, जब हमने सारे काम शुरू किए थे तो बहुत लोग आए और उनको हमने सपोर्ट किया, लेकिन ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वही वाली बात, ठीक है ना। नंबर्स अब वो वजह मीडिया है या एक्चुअल नंबर बढ़ रहे हैं, आई कांट से, बिकॉज वो तो यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्चर्स हैं वो प्रूव करेंगे कि ये नंबर क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि नंबर बढ़ने की दो वजह है, एक तो या रेप ज़्यादा है या वायलेंस ज़्यादा है, और या फिर रिपोर्टिंग ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज़ टू थिंग्स। मैं उस पर अपना ओपिनियन उस तरह से नहीं दे सकता क्योंकि आई एम नॉट अ रिसर्चर, बट व्हाट आई सी कि हमारी सोसाइटी में एक डिस्कनेक्ट है। आप लॉज बनाते हैं, आपका लीगल सिस्टम है वो बिल्कुल एक अलग जगह पे रखा हुआ है, और नीचे जो सारा सिलसिला है वो बिल्कुल वही है, ट्राइबल फ्यूडल मेंटालिटी लोगों की जिस तरह से वो चल रहा है। आप उसमें इंटरफेयर तक नहीं कर सकते। आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं या मीडिया में आप कितने प्रोग्राम कर लें, आप वो चेंज नीचे नहीं आएगा जब तक कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं होगा। ये हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे ये चीज़ें हैं ही नहीं। आप सारा दिन पार्लियामेंट में कितनी दफ़ा इस पर डिस्कशन होती है, यानी ये कानून जितने भी बना लो, में कितनी दफ़ा इस पर डिस्कशन होती है, सेनेट में कितनी दफ़ा डिस्कशन होती है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर देयर। फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हाट इज माय क्वेश्चन इज कि वो ये जो आपको मैं बताऊं, ये लॉज की बात आप कर रही हैं, मैं वकील हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स पे काम करते हुए सारी ज़िंदगी गुजर गई। अभी मैंने पिछले कोई 5 महीने पहले एक UN विमेन का एक प्रोजेक्ट मैंने किया, उसमें मैंने 1020 के करीब ठीक जज, वकील, प्रोसिक्यूटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, मोतसिब के इदारे के लोग, वो मैंने 50-50 और 40-40 की टोलियों में 25 ट्रेनिंग कराई 5 शहरों में। वो उनसे हम पूरा एवेल्युएशन और वो सारी चीज़ें होती हैं। उसमें ये पता चला कि 2006 से लेकर 2019 तक जो विमेन प्रोटेक्शन के लॉज बने हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे जो लॉज बने हैं, चिल्ड्रन पे जो लॉज बने, उनमें से 95% जज, वकील, प्रोसिक्यूटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, उनको लॉज के बारे में कोई नहीं पता। वाओ, 130, राइट? नहीं, वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको
children's rights. लेटेस्ट फिगर आपको बता अच्छा, ये एक- मेरा अपना exactly. I was a sole trainer for 2 days. और ये ठीक है आपको ना? ये आप इन तक 1000 पहुंच गई लोगों तो को पहुंच मैंने गई, train वरना किया। पता नहीं चलता ये भी। जी हाँ, एक साल के अंदर 3000 से ज्यादा रेप केसेस, अगर कभी बेशी आगे ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस जी है। हाँ। And that's the thing, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। मेरा जो इस काम से जो ताल्लुक़ रहा है, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल। एक्चुअली, तो वो ट्रॉमा सर्वाइवर्स, रेप सर्वाइवर्स के साथ भी अबाउट 20 ईयर्स से काम है, उससे भी ज़्यादा। इस्लामाबाद में जो फर्स्ट एनजीओ था उस वक्त से काम हो रहा है। अगर आपका जो सवाल था कि वो बताते नहीं हैं, या अगर कोई बच्ची जाके बताती भी है तो वो कहते हैं कि आगे बात नहीं करना, और ये रिपोर्टिंग की भी जो ज़ियावान साहब ने केस जो बात की है, ये उस वक्त से चल रहा है। कभी कभी ऐसा फील होता है लाइक नथिंग हैज़ रियली चेंज्ड और मूव्ड। हालांकि मैं ये कहूँगी हमारी बात ज़्यादा हो रही है, इस पर कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली ज़्यादा हो रही है, अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पे अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पर मुझे एक चीज़ ये ज़रूर लगती है, आप आई एम श्योर एग्री करेंगे, कि जो एक मफरूज़े, जो एटीट्यूड, जो एक मिसकंसेप्शंस हैं रेप और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, वो अभी तक वहीं पे हैं। कि कोई विक्टिम बात भी करे तो नहीं, पहला हमारा रिएक्शन होता है कि नहीं इसने यहाँ बात बनाई होगी या झूठ बोल रही है। खुद जो फैमिली मेंबर्स है कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बाप नहीं कर सकता, ये चचा नहीं कर सकता, ये मामू नहीं कर सकता, या ये नहीं वो ये काम नहीं कर सकते, तुम हाँ बिल्कुल तुम गलत हो, तुम गलत हो, क्या किया था, तो किस तरह से बिहेव किया नाउ वी था, विल कनेक्ट दिस विद विद क्या पहना था, क्या किया था, दोबारा क्यों गई, पहले क्यों नहीं बताया। जा रही थी 2 बच्चों के साथ, पेट्रोल के बगैर, जैसे वो सीसीपीओ ने बिल्कुल। बोला है। क्या ये बात सुनना में समझ में आती है? एक आम इंसान है, क्या ये सुनने में एक बात कान में, आप रात में दुनिया में पूरे मगरब या वेस्टर्न में आप दुनिया में जाते हैं, आप किसी भी वक्त में किसी कहीं भी निकल सकते हैं, ऐसा कोई कहीं कहीं क्या समझ में आने वाली बात है कि कुछ होती है चीज़ें कि इंसान को समझ नहीं आती, वो रात में निकली क्यों। फरिया वो वाली बात जो हम कर रहे थे ब्रेक बचाने से पहले कि कोई रिश्तेदार होता है तो फिर इंसान कहता है तुम गलत हो, नहीं ऐसा नहीं कपड़े पहने होंगे, हाँ। तुम्हें अटेंशन चाहिए हाँ। होगी, तुमने ये किया होगा, तभी उनका ये रिएक्शन। यस दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी ट्रेनिंग सेशंस में where we talk about child abuse, where we talk about women's rights, laws, हमें कुछ पता ही नहीं है, ना बच्चों को पता है, ना औरतों को पता है, ना मर्दों को पता है। तो आई थिंक कि एक ऐसा जो मॉर्निंग शोज हम करते हैं उनमें एक ऐसा शो होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ हम लॉ के ऊपर बात करें कि एजुकेट करें, शऊर दें। शऊर आना बहुत ज़रूरी है, शऊर नहीं है। अगर हम ये वाली बात करें तो हमारे साथ एक एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, सीमी कमाल साहब, वो हमारे साथ इस वक्त वीडियो कॉल पर है। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, सबसे पहले तो खुशामदीद शो पर वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आप आई। आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए, अस्सलाम वालेकुम। और ज़िया साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं और आपको वेव कर रहे हैं। सीमी जी, अभी ये बात हो रही है कि जब अपना कोई बताता है किसी अपने बड़े को घर में, वो एक्सेस उसको होता है कि हाँ ये मेरे अपना है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं बताना चाहती हूँ, उसको वहाँ पर चुप करा दिया जाता है। शऊर की कमी, एजुकेशन की कमी, इकोनॉमी की कमी, क्या है, माइंडसेट में गड़बड़ कहाँ से आती है? प्लीज़। देखिए, सिर्फ ये माइंडसेट का मामला नहीं है। आपने जिस तरह से अभी ये सवाल किया ना, आपने कहा कि वो अपनी माँ को बता दे, अपनी बहन को बता दे, अपने वालिद को क्यों ना बताए, अपने भाई को क्यों ना बताए। वाह वाह, सवाल ये है कि हमारे खानदानों के अंदर ही सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पे होता है। जब हम ये कहते हैं ना कि ऐसे कवानीन बने कि जो खानदान है उसकी तकद्दुस को बरकरार रखा जाए, लेकिन बात यह है कि उस तकद्दुस को कैसे बरकरार रखें जब जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है उसी के जो हजरात हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चियों और औरतों के खिलाफ तशद्दुद करते हैं, जिनसी तशद्दुद करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको हरासा करते हैं। ये बात लोग बहुत डरते हैं और इसको कहने से गुरेज करते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये है कि अगर हम अपने ही खानदान के लोगों को नाम ले लेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। बात है कि जिस किस्म से मर्दानगी ने जन्म लिया और फिर जिस तरह से वो पनपती रही है, वो एक बड़ी जहरीली किस्म की जहनियत हो चुकी है। तो अच्छे कवानीन भी बनते हैं और सवाल ये कि हम उन कवानीन को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते, वो लागू क्यों नहीं होते। और इसीलिए मैं ज़िया अवान मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने जो कहा है उन्हीं की बात को मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ कि वो जहनियत नहीं बदलती। आप जितने अच्छे कानून बना लें, हम ये कहते हैं कि कानून एक तरफ, हमारी जो मर्जी आएगी हम करें, और वो इसलिए है कि हमारे जो
जो हमारे फॉर्मल कवानीन हैं और जो इनफॉर्मल कवानीन हैं, हम उनके दरमियान कोई हमारे समझ में नहीं आता कि मुख्तलिफ है। हम ये कहते हैं कि जो कवानीन बने हुए उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है ना। चला क्या हम सिमी जी से दोबारा रब्ता कर सकें? उनकी आवाज़ मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से उनका जवाब आए और आप दोबारा कनेक्ट कीजिए कॉल, बिकॉज़ ये बहुत अहम बात है करने की। वो कानून पे बात कर रही हैं। कानून सबके लिए है, कानून होता ज़रूर है, कानून अनाउंस ज़रूर होता है, लेकिन कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अभी ज़िया साहब ने थोड़ी देर पहले यही बात की थी। तो अभी जो सिमी जी बात कर रही थी, आप अंडरस्टैंड कर जी। माशाल्लाह बहुत इनका एक्सपीरियंस है एंड शी विल से वेरी गुड, यू सी शी विल ऑब्जर्व दिस। अब उनको मौका मिलेगा तो आई थिंक डेफिनेटली उनकी दोबारा कॉल अभी कनेक्ट हो जाएगी तो हम उनसे दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं ललकार नशरियात माया कहानी स्पेशल ट्रांसमिशन में। आप हमारे साथ रहेगा। इस कोशिश में आप लोगों का साथ इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ ये नहीं कि ये हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये आपकी आवाज़ है, क्योंकि हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका साथ ज़रूर चाहिए। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। हज़रत अली करमल्ला वजह का एक कौल है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। ये जुल्म है, जो हो रहा है वो जुल्म है। जो आवाज़ जब तक नहीं उठी तब तक नहीं पहुंची थी। केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे, आज से नहीं कब से हम सब काम करने की और गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केसेस की तादाद नहीं बढ़ी, केसेस हम तक पहुंच रहे हैं, लोगों की आवाज़ हम तक पहुंचना शुरू हुई है। हमारे साथ सिमी हमारे साथ मौजूद हैं इस स्काइप कॉल पे। जी सिमी जी, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। जी जी, हमारी बात हो रही थी। जी बिल्कुल, आप कानून पे बात कर रही थी। जी, अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती कि उनके साथ क्या गुजरता है। तो उसके बारे में मैं आपसे ये कह रही थी, जब वो अपने घर में ही अपने खानदान में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगी तो जाहिर है वो ये बातें नहीं करेंगी। और जो कवानीन है अगर उनको बना के सिर्फ टाँग के रख देना है तो फिर सारा कवानीन ना बने। हमने भी जो केस था उसमें ये देखा है कि लगता था कि सरकार ये करना चाह रही थी कि किसी ये जो खबर है ये दब है और बस फिर हमें वही करना है जो भी हमें करना है। ये बात और आपको क्यों निकली थी या कैसा लिबास पहना था वगैरह वगैरह पूरी दुनिया में होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये ख़वातीन के खिलाफ वो पूरी दुनिया में ज्यादा है कि अब तो ग्लोबल मूवमेंट है इस सिलसिले में। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया के हर मुल्क में राइज है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। और ऐसा होता है कि बहुत से मगरबी ममालिक में वो उनके शौहर या उनके बॉयफ्रेंड्स हैं जो उनके ज़्यादा ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं, खासतौर पे जिनसी तशद्दुद। और पाकिस्तान में ज़्यादा ख़वातीन के घर वाले उनके एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं जो ये करते हैं। तो लेकिन उसका नतीजा एक ही होता है और कमाल की जाती है, उसकी ज़िंदगी पे जो बोझ होता है उसके साथ वो सालों जीती है और बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी गुजारना। और उसके अलावा उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, सेफ हाउसिंग की ज़रूरत होती है, उनके बच्चे होते हैं साथ, उनको भी प्रोटेक्ट होते हैं। जी इस वक्त एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा मूवमेंट है दुनिया में, उसको कहते हैं फ्री वुमेन कैंपेन। इसमें दुनिया की ख़वातीन शामिल हैं और इसका मकसद ये है कि हम यूएन में एक और नई ट्रीटी बनवाएं। उस ट्रीटी है इज अ ट्रीटी टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फॉरएवर। जी, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी ख़वातीन भी शामिल हों और आहिस्ता आहिस्ता करके हमें ये बहुत कहना है। जैसे आजकल की मैं जब नौजवान बच्चियों को देखती हूँ कि वो किस तरह से खड़ी हो गई हैं शीशा मिलाई दीवार की तरह और किस तरह से की बातें कर रही है, हमें यही बात करनी है और पीछे नहीं हटना है जब तक कि मसावी हुकूक हासिल ना हो और औरतों के खिलाफ तशद्दुद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कहा सिमी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ कॉल पर भी आपने वक्त निकाला और आपने जो बात की बहुत अहम नुकात है। कानून की बात होती है, शऊर की बात होती है, तालीम की बात होती है, आप अपने बच्चों को घर में बड़ा कैसे करते हैं उसकी बात होती है, लेकिन किसी एक चीज़ पर इसको इल्ज़ाम ठहरा देना मेरा ख़्याल है इस बात का सही तरीके से इसके साथ इंसाफ नहीं होगा।
میں نے تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام میں اس ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا کہ جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ بچہ کیوں نہیں, سیمی جی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ماں اور بہن کے پاس کیوں, باپ اور بھائی کے پاس کیوں نہیں, کیوں وہ ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا سیکیور فیل نہیں کرتی کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو بھی جا کے بتا سکے. خوش نصیب ہیں وہ جن کے پاس اپنے ہیں. فریحہ کے ساتھ بھی زندگی میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا اور اس وقت یہ واقعی میں ایک بہت چھوٹی سی ایک معصومیت کے ساتھ زندگی گزارنے والی, آج زندگی کے تجربوں نے میچور کر دیا ہے, لیکن اس وقت وہ چھوٹی تھی. کیا ہمارا یہ نشریات نیوز ون پر عمر بھائی, نیوز ون کے نیوز ون کے تمام ناظرین کو یہاں پر خداحافظ کہنا چاہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو ٹی وی ون پر. یہ نشریات جاری و ساری ہیں, آپ ہمیں جوائن کیجئے. اگر آپ نیوز ون دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز اس وقت اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں جوائن کیجئے ٹی وی ون پر. نیوز ون کے تمام ناظرین کو اللہ حافظ. یہ آواز اٹھانے کا یہ مقصد, آگے بڑھتے ہیں. میں وقفے پہ جانے سے پہلے فریحہ جی کے بارے میں نے ذکر کیا تھا, لیکن اس سے پہلے میں ضرور کہوں گی کہ آشا, یہ سٹوری از کمنگ فرام somebody that we know, somebody that we have known, seen and we have seen کہ وہ چیزیں ان کو روکا نہیں, اس تکلیف نے ان کے سفر کو مختصر نہیں کیا, بلکہ she fought through, she came through that all situations like a phoenix. سو اگر آپ اجازت دیں تو میں فریحہ کی چھوٹی سی یہ بات اگر وہ کرنا چاہیں, اس کے بعد میں پوچھوں گی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کہ پھر کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ نہیں شیئر کریں گے تو, اور آپ اگر شیئر کریں گے تو. جی پلیز. جی فریحہ. سو یہ کہانی تو میں بتا چکی ہوں, سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. بٹ جب زینب کا کیس ہوا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت غصہ چڑھا ہوا تھا کیونکہ کیسز پہ کیسز میں دیکھتی جا رہی تھی اور کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا. تو اس ویکینڈ پہ مجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. پھر نادیہ جمیل نے اپنی کہانی بتائی اور پھر میں نے فیل کیا کہ اب اگر کوئی سنے گا نہیں تو میں صرف ٹویٹر پہ ہی ڈال دیتی ہوں. اور اسی دن پھر ماہین خان کا مجھے فون آیا جو کہ ایک ڈیزائنر ہیں, بالکل, اور بہت سینئر ڈیزائنر ہیں, اینڈ کہ یہ تم بہت کچھ لکھ رہی ہو سوشل میڈیا پہ. تو وہ کہانی مجھے ہم لوگوں نے پھر بتائی اور ہمیں پبلکلی بتائی. اور کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ طبقے سے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی بات نہیں کی جاتی زیادہ, تو اس وقت مجھے فیل ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس کو توڑنا, بیکاز ادروائز یہ پھر اور کوئی بھی نہیں بولے گا. تو میں 6 سال کی تھی اور میرے پیرنٹس جو تھے وہ ویکیشن پہ گئے ہوئے تھے جاپان. تو اس وقت ہمارے ڈومیسٹک سرونٹ تھا, تو وہ پھر وہ سمر ٹائم میں جب وہ وہاں نہیں تھے 2 ہفتے یہ چیزیں ہوتی نہیں. بٹ پھر امی کے ساتھ میری بڑی اچھی, ابو سے ڈر لگتا تھا مجھے, تو میں نے امی کو بتایا. لیکن میرے پیرنٹس نے ایکشن لیا, اس بندے کو پکڑوایا, اس کو جیل میں ڈلوایا, اور اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ نیبرز میں بھی یہ وہ کر رہا تھا, نیبرز کی لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا, بچیوں کے ساتھ. اور بٹ مائی پیرنٹس نیور اسپوک ٹو می اباؤٹ اٹ. یہ ایک چیز ہے جو کہ وہ چھپانا چاہتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس عزت والی بات جو ہوتی ہے خاندان میں زیادہ نہ پتہ چلے, حالانکہ سب کو پتہ تھا مگر بات کبھی نہیں کی. اینڈ اس سے یہ ہوا کہ میں بڑے ہوتے ہوئے میرے میں بالکل کانفیڈنس, 6 سال کی فریحہ بہت ڈفرینٹ تھی سیریسلی, ہاں بالکل نہیں کانفیڈنس تھا. مگر آئی تھنک وہ جو ریبیلیس نیچر میرے میں پیدا ہوئی ہے وہ بھی اسی چیز کی وجہ سے ہوئی, بیکاز میرا ٹرسٹ میرے پیرنٹس میں ختم ہو گیا. پیرنٹس کا ٹرسٹ آپ پر ختم ہو گیا. آپ کی اجازت ہو تو سنم کو بھی شامل کر لیں کال پر. ہاں, سنم سعید بھی ہمارے ساتھ کال پر ہیں. سنم ویلکم ٹو ٹرانسمیشن. جی فریحہ جی. کہ آئی فیلٹ کہ انہوں نے مجھے پروٹیکٹ نہیں کیا, اور پھر وہ باتیں ہی نہیں ہوئی. ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچوں کی جس میں آپ کو بٹھایا گیا آپ کا قصور نہیں ہے, یا وی آر سو سوری وی لیفٹ یو الون اور وی ڈڈنٹ پروٹیکٹ یو, وہ بات ہوئی نہیں, اور وہ ہوتی بھی نہیں ہے یہاں پہ. زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے, کیونکہ باتیں میری اتنی ساری فرینڈز ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے بچپن میں. ان کے کسی کا چچا ہے, کسی کا سرونٹ ہے, کسی, وہ کبھی بات کی نہیں ان کے ماں باپ. آئی واز لکی کہ ایٹ لیسٹ میرے ماں باپ نے مجھے بلیو کیا. لیکن
اس یہ بہت چیز بڑی سے بات میری ہے. لائف بہت افیکٹ ہوئی. میری پروفیشنل لائف اب اس میں ہوتا بھی ہے, آئی تھنک دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ دس. ہوتا یہی ہے, یا تو آپ یو کین سنک اور یو کین سویم, تو یا تو آپ غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ اپنے آپ کو جو سیلف اسٹیم آپ کا اتنا کمزور ہو جاتا ہے, آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ اتنی گر جاتی ہے, آپ کو اتنا شیم ہوتا ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو آگے دکھانا چاہتے ہو. تو فار می دیٹ واز پروفیشنل لائف, وانٹنگ ٹو گو اہیڈ, وانٹنگ ٹو کہ پڑھائی کروں میں جا کے, میں کچھ بنوں اپنی زندگی کے ساتھ کروں, اور میں ہیومن رائٹس کے لیے لڑتی رہوں. میں اس زمانے میں اپارٹائڈ کے لیے میں شامل ہوتی تھی پروٹیسٹ میں کالج میں. تو یہ میرا مگر میری پرسنل لائف بہت افیکٹ ہوئی. یہی سوال میرجز آئی ہیڈ ون آفٹر دی ادر پرسنل ریلیشن شپس ود ویری بیڈ مین who mistreated me, and there was a lot of abuse in those relationships. I got out of it, but اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی. جب میرے بچے ہوئے, I felt like okay, I have to do something about this. So I went to see a counselor, and پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. I had to stop. I had to make sure کہ اب I will not go through this. And that's the time کہ میں اس وقت کینیڈا میں تھی. اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب it goes back to that incident when I was 6 years old, you know. Because there has to be a threat to all your actions and reactions. So یہ چیز آپ کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے, وہ کہتے بھی ہیں کہ جو 5 سال تک آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے بچے سب کچھ کر لیتے ہیں, مگر بات اسی لیے اتنا ضروری ہے کرنا, بچوں سے بات کرنا, ہر ایک سے بات کرنا. ہمارے بہت رولز ہیں اسٹرکٹ کلچر کے کہ آگے بڑوں کے سامنے بات نہ کرو. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, بڑوں کے سامنے بات نہیں کرو, خاموش ہو جاؤ, آواز نہیں اٹھاؤ, کپڑے کم پہن کر نہیں نکلو, اس طرح نکلو, اس طرح نہیں نکلو, یہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا, وہ کرو گی تو وہ ہو جائے گا. اور اس کا تمام جو اثر پڑتا ہے وہ معاشرے پر پڑتا ہے, اور معاشرہ بنانے والی ہوتی ہے ایک عورت. تو جب معاشرہ خراب ہوتا ہے, جب چیزیں خراب ہوتی ہیں, تو پھر وہ گھر کا ماحول کہاں چلا جاتا ہے جہاں سے بنیاد ہوتی ہے. ہمارے ساتھ صنم سعید بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ تمام شرکا اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. للکار, نعرہ احتجاج بھی, اصلاح کا مطالبہ بھی. اور واقعی میں جب آپ کے آس پاس ایسی طاقتیں رکھنے والے لوگ ہوں جن کا ضمیر اس وقت ان کو جھنجھوڑ دے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات آئے, تو واقعات میری زندگی میں بھی بہت آئے. واقعات ہم سب کی انڈیویجولی لائف میں بہت بڑے بڑے واقعات آئے ہیں. اپنی زندگی کی کہانی اور اپنے واقعات پھر کبھی سناؤں گی, لیکن آج فریحہ جی کی کہانی سن کر زیاد صاحب نے آپ کو بھی جانے سے پہلے مجھے ایک بات کہی تھی کہ مجھے کچھ کہنا ہے فریحہ کی بات سننے کے بعد. جی زیاد صاحب. میں سب سے پہلے تو ان کو بیکاز یہ ان کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ اپنے فیلڈ کے اندر, اور جس طرح کی انہوں نے شیئرنگ کی ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ یو. اور جو آپ نے انالیسس کی ہے, ساری چیزیں کی ہیں, ہمیں اسی طرح کی بہادر خواتین کی ضرورت ہے جو کہ نکل کے آئیں, اپنی بات کریں, اور جو اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اثر رکھتے ہیں. سو دے کین کریٹ اے ڈفرینس. بہت ساری لیئرز ہیں جس میں ہمیں چینجز لانی ہے, جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. دیر آر سو مینی لیئرز. بالکل. ہم کہیں کامیاب ہو رہے ہیں, کہیں گر رہے ہیں, لیکن ایز آشا سیڈ کہ پہلے کے مقابلے میں آج بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. پہلے یہ بھی نہیں ہوتا, بات نہیں کرتے تھے. میں 30 سال پہلے کی بات آپ کو کرتا ہوں کہ عورت نکلنے سے پہلے سوچتی تھی 100 دفعہ میڈیا کے سامنے جاتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, اور اپنی سٹوری شیئر کرتے ہوئے. آئی ریئلی سیلوٹ یو دیٹ یو کیم آؤٹ ود بریولی. اور یہ بہت بڑا, بہت آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. میرے پاس لفظ نہیں ہے آپ کو میں کس طرح سے آپ کو اپریشیٹ کروں. نہیں, میں تو آپ کو تھینک یو نہیں, بٹ آئی نو میں آپ کو تھینک یو کر رہی تھی فریحہ. میں تو آئی ایم اے ویری بگ فین آف مختارہ مائن, اور ان کو جب میں ملی ہوں, اور ہمارا فیشن ویک ہوتا ہے, اور انہوں نے ایک واک کی تھی صرف ریپ کے اوپر, گینگ ریپ کے اوپر, کہ بھائی پروٹیسٹ کہ بھائی فار ویمن ہو ہیڈ بین ریپ. اب ان کو مل کے, جو ایک ان پڑھ عورت ہے جس کے ساتھ یہ ہوا, اس نے پورا اسکول کھول لیا ہے وہاں پہ, وہ انہی بچوں کو پڑھا رہی ہے, ان آدمیوں کے بچوں کو جس نے اس کو ریپ کیا تھا, کیونکہ شی انڈرسٹینڈس کہ ایجوکیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا.
सनम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सनम, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सनम, ललकार नशरियात इस वक्त लाइव है बराह रास्त, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी शेयरिंग्स हो रही हैं। एक बेटी, एक माँ, एक औरत, एक बहन क्यों अपने आप को महफूज नहीं समझती, और अगर अपने आप को वो जहाँ महफूज समझने लगती है तो उसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। ओह ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा भाई हाँ ये तो चुड़ैल है, हाँ फास्ट है, और क्या है 2 टके की, इस तरह के तल्ख और सख्त लफ्ज़ों के साथ उसको पुकारा जाता है। क्यों सनम, क्यों? मेरे पास इसका जवाब कहाँ से, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अगेंस्ट विमेन। हम वेट पे कहते हैं, हम लोगों के बालों पे कमेंट करते हैं, हम लोगों के कम्प्लेक्शन पे कमेंट करते हैं, हम लोगों के स्टेटस पे। सो इट्स नॉट, आई वुडंट थिंक दैट दिस आर्गुमेंट इज पर्टिनेंट टू द टॉपिक। उसकी वजह से नहीं होता। इट्स अ मेंटालिटी, अ माइंडसेट के औरत वीकर सेक्स है और उसको मर्द को अपनी पावर दिखानी चाहिए। ही जस्ट हैज टू टेक कंट्रोल ऑफ द वीकर सेक्स। It's a game of power. That's all. I mean, कि तुम मर्द हो। Primarily today, it's a power struggle. Power the game है, as उन्होंने वर्ना में दिखाया था। ठीक है। So name calling and labeling is, I think, an intrinsic देसी बीमारी। आप बाहर जाना, किसी के ऊपर उनके किसी भी चीज के ऊपर आप कमेंट करो, it's really rude. It's very rude that we feel we are entitled कि हम किसी के बारे में इस तरह का कमेंट पास कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने एक दूसरे को इतनी खुली छूट दी हुई है टू फ्रीली कमेंट। बड़े बच्चों को, बड़ों को, सेलिब्रिटीज को, लोग हमें कहते हैं, हम एक दूसरे को कहते रहते हैं योर स्किन, योर दिस, योर दैट। सो this is such an ingrained problem in our society. It's very deep rooted and it affects people emotionally on so many different levels. तो सनम, हर तरह के ज़रिए से ये नाम या तो पुकारा जाता है, या मैं कहूँगी हिरास किया जाता है, या मेरा ख्याल है पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं। चाहे वो किसी को वैसे नाम से आप बुला रहे हों, किसी को आप डिजिटल मीडिया पे आप कर रहे हों, या आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कर रहे हों, या आप ख़ानदान में घरेलू इनसिक्योर मैन या इनसिक्योर मर्द या इनसिक्योर लोग ही औरतों को लेबल करेंगे जब उनको नहीं पता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरत को किस तरह मैन अप करे उसके साथ, तो वो उसको फहास बोलेंगे, उसको कहेंगे कि नेम कॉलिंग करेंगे। इनसिक्योरिटी उनके फूट के बाहर निकलती है, एंड दैट्स व्हाई दे लेबल अस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। Thank you so much Sanam Saeed for taking out time, और thank you so much for speaking your heart out. God bless you. खुश रहिए। आपसे मेरा ताल्लुक़ आपकी वालदा की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि आपकी वालदा एक ऐसी ख़ातून, मेरे ख्याल है वो अभी भी मेरे लिए ज़िंदा हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीने के बहुत सारे सबक भी दिए और सलीके भी सिखाए। मेरी वो उस्ताद थी, हैं और हमेशा रहेंगी। एंड मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होती है। गॉड ब्लेस यू। एक बहुत जिस तरह जी इस तरह फ्रिया कह रही थी, इट्स सो इम्पोर्टेंट पेरेंट्स लिसन टू द रेप। आप हम कोशिश करते हैं उसको रोकने की और इस तरह माइंडसेट बदलने की, लेकिन बच्चों को पर्टिकुलरली, औरतों को देखो कि आपकी जो फैमिली है, आपकी सराउंडिंग है, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव देयर सपोर्ट, देयर स्ट्रेंथ, दैट वी बिलीव इन यू एंड फाइट फॉर यू। डोंट हैव दैट प्रोटेक्शन, तो पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट कौन है? आपके अपने से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बिलीव नहीं कर रहे, फिर आप जब आपके अपने एग्जैक्टली वेरी वैलिड लोगों के खानदान में भी है, एज मीडिया, एज पीपल, एज सोसाइटी, वी बी दैट सपोर्ट सिस्टम फॉर पीपल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सनम। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट लाइफ, एंड ऐसे ही हमेशा रहिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए, आवाज़ उठाते रहिए, और खुश रहिए और कामयाब रहिए। वक्फे के बाद डॉक्टर साहिबा से अब मैं बात करूँगी, क्योंकि इनका नज़रिया वहाँ आता है जहाँ पर यह माशरती तौर पे हर तरह की वो जो जहनी बीमारियाँ हैं उनका जो है वो खुलासा कर सके। वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। माया कहानी ट्रांसमिशन ललकार में आपको एक बार पे FB बंद कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपको खुशामदीद कहते हैं, और वक्त पे जाने से पहले सब ने अपने हवाले से वो बात करनी आप लोगों के सामने ज़रूरी समझी। अब मैं एक बहुत अहम बात करने वाली हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा।
48 years, 48 साल लगे फरिया अल्ताफ जैसे नाम को अपना गम, अपनी तकलीफ, अपना वो दर्द शेयर करने में। उस अरसे में जो रिश्ते, जो लाइफ, जो चॉइसेस, जो रिएक्शन, जो एक्शंस, क्या उसका असर उस पर उन पर नहीं पड़ा होगा? आई चौक साहब बस जानते हैं। जी चौक साहब। जी थैंक यू। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट, जैसे जावान साहब ने भी कहा कि आपने जो बात की अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, एंड आई ऑल्सो वांट टू से टू यू कि आपको शायद खुद ये अंदाज़ा हो या ना हो, बट बाय स्पीकिंग आउट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू एक्चुअली ब्रेकिंग द साइलेंस अराउंड दिस इन सच ए सिग्निफिकेंट वे। एंड आई थिंक जो सोल्यूशंस की जहाँ पे हम बात करते हैं, ये उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि अब्यूजर्स को, रेपिस्ट को पावर कहाँ से मिलती है? खामोशी से। दैट इज़ द पावर कि कोई बात नहीं करेगा, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, घर पे बताएंगे भी तो क्या होगा आगे? आगे जाके बात नहीं होगी। इनको 48 ईयर्स लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी बात की और अपनी एक पावर का एक इस्तेमाल किया कि उस आवाज़ से फ़र्क पड़े लोगों को और माशरे में। जितने और ज़्यादा लोग करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें एक चेंज भी नज़र आएगी। लेकिन क्यों इतने साल लगे, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि वो ट्रॉमा है क्या और वो क्यों नहीं बता पाती कोई लड़की या बेटी और आदमी भी। जैसे हमने बात की, एक तो टबू है ज़ाहिर है इन इश्यूज़ के बारे में, एक ये कि पता भी नहीं होता कि ये है क्या, क्योंकि बात नहीं होती ना कि हमारी बॉडी क्या है, ये टच क्या है, ये अब्यूज़ क्या है, किसको अथॉरिटी है, किसको पावर है, किसको नहीं है। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं होता है गर्ल्स व्हेन वी ग्रोइंग अप कि क्या गलत है। मतलब ये पता होता है कि गलत है, लेकिन क्यों गलत है, क्या करना है, वी डोंट नो दैट। और वो बड़े होके भी पता नहीं होता। जब पता चल भी जाता है, हम किसको ट्रस्ट करें, कौन सुनेगा, कौन बिलीव करेगा, कौन रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे आपने कहा, यहाँ पे फिर भी एक्शन लिया गया, लेकिन सपोर्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्शन। एक्शन इज़ वन फॉर्म ऑफ सपोर्ट, लेकिन बात करना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो एज साइकोलॉजिस्ट हम कहते हैं कि आई बिलीव यू, आई एम देयर फॉर यू, इट वाज नॉट योर फॉल्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, और ख़ास तौर पे ये वाला कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि ये ब्लेम, ये कसूर हम अपने अंदर सालों तक कैरी करते हैं। ये शर्म, और ये हालांकि शर्म हमारी रखने की नहीं है, ये उस इंसान की है, उस परपेट्रेटर की है। हम उस शर्म को, ट्रॉमा वो हमारे अंदर एक कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने भी बात की, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप, हमारी सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, ज़ाहिर है असरात बहुत मुख्तलिफ होते हैं डिफरेंट सर्वाइवर्स में, लेकिन किसी ना किसी तरह से अगर वो ट्रॉमा रिजॉल्व नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पे निकलता है। यहाँ पे जावान साहब भी बैठे में जब केसेस भी डील कर रहे होते हैं, ट्रॉमा वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि केस में, ट्रायल में जाके जज के सामने बात करना, री ट्रॉमेटाइज होना, अपनी कहानी सुनाना। आपको ये भी पता है लाखों लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, इसीलिए तो इतनी छोटी परसेंटेज हमारी रिपोर्ट होती है। अगर कानून है भी, हमने वो विक्टिम्स को वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया। लॉज तो हैं, लेकिन वो कैसे जाके पुलिस तक जाएं, FIR रजिस्टर करें, उस ट्रॉमा के साथ कौन सपोर्ट कर रहा होता है उनको। डॉक्टर साहब एक सवाल करूँ आपकी बात से, आप सबकी इजाज़त के साथ, क्या इसको भी ट्रॉमा में शामिल करेंगे? मैंने एक वर्कशॉप की थी, अमेरिका से कुछ यंगस्टर्स आए हुए थे और वो वर्कशॉप वुमेन राइट्स के ऊपर थी। उस वर्कशॉप में मेरे मुँह बोले भाई हसन रिजवी, हम लोग सब थे और हमने वो वर्कशॉप की। जैसा साहब आपकी भी तवज्जो अगर हो, और उसमें था कि ख़वातीन के हवाले से कि औरत की क्या क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे और उसमें एक जगह हसन थे और एक और बहन थी जिन्होंने गाया कि मेरी आवाज़ सुनो, मुझे आज़ाद करो। और उस वर्कशॉप में हसन और मैं कुछ ऐसे हमने बताना था कि एक औरत कैद में है और उस कैद से निकलने के लिए उसको आदमी, जो मर्दानगी जो इसकी सनम बात करी थी, वो कैसे जो है वो उसको रोकता है। वो एक नॉर्मल वर्कशॉप थी जो रिकॉर्ड भी हुई, सब कुछ हुई, और उसके बाद उसी फुटेज पर, माफ़ कीजिएगा, मुजरे के गाने लगाकर सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया गया। क्या ये ट्रॉमा नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, ट्रॉमा की बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें हैं। बिल्कुल, एक डायरेक्ट ट्रॉमा है, फिर सेकेंडरी ट्रॉमा एंड री ट्रॉमा है। एग्जैक्टली आपकी बात एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आप उस चीज़ में से गुजरे हैं, आपको जो एक तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है, आपको वायलेट किया हुआ है, फिर वो मजाक, ट्रिवियलाइज, आपके कैरेक्टर पे जो बातें होती हैं, यू ऑल नो, जैसे आपने कहा कि आपने एक बात की तो कैरेक्टर को किस तरह से शैटर किया जाता है एक औरत का, बच्ची का। हम रेप पे कह देते हैं जी कहाँ गई और इस वक्त क्यों निकली। व्हाट अबाउट मेरा पहला केस जो था अबाउट 25 years ago, जो फैमिली थी, 6 महीने की बच्ची थी। माई फर्स्ट केस विद अ 6 month old बेबी। क्या कसूर था, क्या कपड़े पहने थे उसने,
کہاں پہ وہ باہر نکلی تھی, کہاں سے گئی تھی. اس مینٹیلٹی کو ہم جب تک نہیں بدلیں گے, ایک پبلک ڈومین میں ایڈریس نہیں کریں گے, ہاؤ ول وی موو فارورڈ. تو میرا ایک سوال ہے کہ یہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہماری پروٹیکشن کے لیے, لیکن وہ صرف امپلیمنٹ, سر آپ سے ہے یہ سوال بیکاز یو ریئلی ویل ریڈ اینڈ یو نو دا سسٹم, تو یہ قانون صرف ہم پہ واضح ہوتے ہیں لیکن جو کرتے ہیں ان کے لیے تو پروٹیکشن ہے. ایک خاتون قانون کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سننے کے لیے قانون ہے لیکن جہاں امپلیمنٹ ہونا چاہیے وہاں کے لیے قانون نہیں ہے صرف ہے, اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ایک خاتون ہے جو جن کا ریپ کا کیس ہوا, وہ 11 سال تک صرف یہی پروف کرتی چلی گئی کہ ان کا ریپ ہوا اور یہ غلط ان کی جنسی تعلقات نہیں تھے. 11 سال سر, 11 سال میں ہمارا قانون ان کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا. یہ کہہ کے مگر جو لوگ ہیں جن کا آج ہم کہتے ہیں کہ کیسٹریٹ کر دیں یا وہ دے دیں, سر یہ تو سلوشن نہیں ہے. کیا قانون صرف بنا دینے سے انصاف ہو جائے گا, یا قانون بنے نہیں تھے پہلے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں ضیاء صاحب سے کروں گی صفحے کے بعد. کیا قانون پہلے تھے نہیں؟ کیا واقعی میں کوئی آواز نہیں اٹھی تھی؟ کیا واقعی میں کوئی بل پاس نہیں ہوئے تھے؟ کیا واقعی میں لوگوں کو دفعیں نہیں بتائی گئی تھیں؟ امپلیمنٹیشن کرنے والا کون؟ ضیاء صاحب سے وقفے کے بعد سوال. ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ساتھ ٹی وی 1 اور وسیب پر. ہمارے جتنے بھی شرکاء ہیں سب کا اپنا اپنا ایک سوال ہے, لیکن وقت پہ جانے سے پہلے جو ایک سوال تھا سرورت گلاری نے کیا تھا کہ قانون صرف ہمیں سمجھنے کے لیے کیوں ہیں, اگلے پر امپلیمنٹ ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ قانون صرف ذکر کرنے کے لیے کیوں ہے؟ قانون پر اصل میں درآمد کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں قانون کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ سزا ہے, یہ دفعیں ہیں, یہ ہونا چاہیے, اتنے منتھ, اتنا جرمانہ, اتنے سال, اتنی قید, پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اور جب بات آئے کہ بھئی کیا ہوا اس کیس کا یا فلاں کہانی کا یا فلاں درد کا یا فلاں سٹوری کا, تو پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کو, گناہگار کو یا ملزم کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اور یہ میں آج سے نہیں دیکھ رہی, 2007 سے جب سے ڈومیسٹک وائلنس کے شوز کر رہی ہوں تب سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر اریسٹ ہو بھی جاتے ہیں پھر بھی آزاد ہو جاتے ہیں. ضیاء بھائی کیوں اور کب تک؟ دیکھیں, پہلی تو بات میں یہ کروں گا کہ جو فریہ نے آف دا ریکارڈ بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں سزائیں نہیں ہوتی, اب سزائیں نہ ہونے پہ جو ججمنٹس آتے ہیں تو اکثر میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو صحافی بھی اور جو ٹیلی ویژن بھی, اخبار بھی, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جج نے نہیں سنا, وکیل اس کا ذمہ دار ہے, پروسیکیوٹر اس کا ذمہ دار ہے. لیکن وہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جو کیس بنتا ہے وہ بنتا ہے پروسیکیوشن, جو پولیس بناتی ہے. ٹھیک ہے, پولیس ایویڈنس اکٹھی کرتی ہے, پولیس فورینزک سارا جو ہے نا وہ یہ جو کچھ بھی آپ کو ہوتا ہے میڈیکو لیگل, وہ آپ کا میڈیکو لیگل زیرو ہے. پاکستان میں یہاں ٹیلی ویژن پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے, اس کو انجیکشن سے آپ صحیح نہیں کر سکتے. یہ جو دیکھیں نا ابھی جو زینب والا کیس ہوا تھا اس میں ساری ابھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاور میں ہے اور بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت پاور میں تھے اب اپوزیشن میں ہیں, انہوں نے کیا لرن کیا, انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ کر دی. اب آپ اس موٹر وے والا کیس جو ہے جس کے ہم اس وقت ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اس کے پورے پروسیس کو دیکھیں. ہمارے ہاں لاء میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایکیوز جو ہے اس کے نام کو آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے جب تک اس کی جو ہے نا وہ شناختی پریڈ نہ ہو جائے, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. اب میں اگر وکیل ہوں اس ملزم کا تو اس ملزم کو آپ سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ کی شناختی پریڈ سے پہلے آپ نے اس کا فوٹو بھی ریلیز کر دیا, آپ کے جتنے پولیس والے ہیں سارے انیتھیکل ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ کوئی انکوائری کال نہیں کر رہا, اس پہ یہ جو پورا کا پورا یہ صرف میڈیا کے حد تک ہے کہ پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو فورینزک دیکھیں جو فورینزک ہونا تھا, جو آپ نے میں نے کئی ویڈیوز دیکھی کہ جس میں اس لڑکی وہ پتہ نہیں میں نے سنا وہ صحیح ہے غلط ہے کہ اس عورت کی چیزوں کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اس کو سونگ رہے ہیں کہ کہاں سے وہ مل جائے, اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, دیکھیں قانون کے حوالے سے ہماری پولیس
insensitive है थ्रू आउट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम Insensitive है. insensitive है Thank you for saying that. और unethical है और unprofessional है because uneducated भी. they don't even देखें मैं बहुत पुरानी बात है मैं एक केस कर रहा था कराची का एक कराची का रेप का केस कर रहा था तो वो मेरे पास आ गए उन्होंने कहा भाई हम तो परेशान हैं हम तो केस वो एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे और पुलिस को जब उस लड़की का बयान चाहिए एक मोबाइल गाड़ी जो है ना भेज दें पुलिस की अब वो एक मोहल्ले में मोबाइल चली जाए और उस दरवाजे पे खटखटाए और बोले कि वो आपको बुलाया आपका बयान होना है इंसान का तो वहीं पे आपका बयान होना है कैसी की तैसी मच जाए एक एक स्टेप आप कभी इस पे प्रोग्राम करें मैं आपको पूरा बताऊं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरह तबाही मचा रहा है व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग आखिरी बस 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया मेरे ख्याल इसके बाद वक्त नहीं होगा यार आप हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया आप पे आपका बहुत बड़ा किरदार रहा है सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है जो ज़िया साहब ने कहा मुख्तसरन वक्त के ख़त्म होने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे क्या आप इस बारे में अग्री करते हैं जो हो रहा है डेफिनेटली जी मैं आपको एक बात बताऊं जो हो रहा है आई डेफिनेटली डू नॉट एग्री विद दैट एट ऑल बिकॉज इवन इन द लॉ जिस तरह अभी ये बता रहे थे तो देर इज समथिंग नोन एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जिसके ऊपर इमीडिएटली रिपोर्ट फाइल हो सकती डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं जो ज़िया साहब बता रहे हैं कि एक प्रोसेस देन द सेकंड प्रोसेस द थर्ड प्रोसेस देन द फोर्थ प्रोसेस चलता है पुलिस के पास करेक्ट व्हाई इज इट नॉट सेड हियर कि द सेम थिंग कैन बी टेकन डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट जिस तरह लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंट्री में है ना प्रैक्टिस किधर हो रहा है प्रैक्टिस किधर नहीं हो रहा ना ये that's the thing another thing I want to add to this जी क्योंकि वक्त बड़ा कम है किसी भी कट जाएगा ट्रांसमिशन जी the thing is कि वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जाके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर the action can be taken immediately and that is very much there ठीक है तो मेरा ख्याल है आपका बहुत शुक्रिया and I have seen that happening थैंक यू यासर आपके आने का जी I just want to quickly say to all mothers प्लीज़ अपने बच्चों को किसी के साथ ट्रस्ट नहीं करें और अगर वो आते हैं आपके पास अपनी सीक्रेट बताने तो उनकी बात को प्लीज़ माने ताकि वो लाइफ लॉन्ग 40 साल उनको ना लगे इससे निकलने। थैंक यू तमाम मेहमानों के आने का बहुत शुक्रिया ये बात ये यहाँ तक नहीं रुकेगी ललकार अभी जारी रहेगा शायद कहीं और शायद किसी और जगह पर लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी हम ये आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचाएँ लेकिन एक बात का वादा सरवत की बात के बाद लूँगी हर माँ बहन बेटी भाई और बच्चे से कि अब अपनी आवाज़ नहीं रोकना चुप नहीं बैठना इस ललकार को आगे लेकर जाना थैंक यू सो मच एवरीवन गॉड ब्लेस यू थैंक यू अस्सलाम वालेकुम थैंक यू